आज हम देखेंगे नई कविता। तो नई कविता की जब चर्चा करते हैं तो प्रयोगवादी सबसे पहले आता है। प्रयोगवादी काव्यधारा, प्रयोगवादी काव्यधारा के बाद जो धारा आता है उसको कहा जाता है नई कविता। जो काव्यधारा है वो प्रयोगवादी काव्यधारा का विकास नई कविता काव्यधारा के रूप में हुआ। प्रयोगवादी काव्य प्रवृत्तियाँ नई ताजगी जीवंतता के साथ नई कविता में प्रकट हुई। यहाँ इस अध्याय में हम क्या करेंगे, नई कविता को समझने का प्रयास करेंगे। तो नई कविता किस समय से किस समय तक है ये आज हम देखेंगे। तो इसमें जो नई कविता है वो दूसरा सप्तक मतलब अज्ञेय के द्वारा जो है 1943 में एक सप्तक, पहला सप्तक का प्रकाशन किया गया था, तार सप्तक का प्रकाशन किया गया था। दूसरा सप्तक 1951 में प्रकाशित किया गया था। जब दूसरा सप्तक 1951 में प्रकाशित किया गया, इसके बाद नई कविता का समय माना जाता है। हालांकि नई कविता काव्यधारा का विकास 1953 ईस्वी में इलाहाबाद से प्रकाशित नए पत्ते के प्रकाशन के बाद हुआ था। इसके उपरांत जगदीश गुप्त और रामचरित चतुर्वेदी के संपादन में 1954 में नई कविता का प्रकाशन हुआ। नई कविता प्रयोगवाद का ही उत्कर्ष रूप है। मतलब नई कविता जो है प्रयोगवाद के बाद के समय को क्या कहा जाता है, नई कविता कहा जाता है, जिसका सतत प्रवाह 1960 तक चलता रहा। आगे भी वह प्रवाह किसी न किसी रूप में विद्यमान रहा। अतः नई कविता का समय 1953 से लेकर के 1960 तक के समय को माना जा सकता है। अब इसका जो नामकरण है उस पर देखते हैं। तो नई कविता का नामकरण है, नई कविता के विकास को यह महसूस हुआ कि इसमें उनकी कविता कथ्य शिल्प दोनों की दृष्टि से तार सप्तक के कवियों की कविता से अलग व आगे है। जो तार सप्तक के कवि थे जिसको प्रयोगवादी कविता कहा जाता था, उसके आगे के जो कवि हैं उनके सब्जेक्ट जो विषय वस्तु थे वो थोड़े अलग थे। नई कविता के विकास के दूसरा सप्तक के कवियों ने खुद को नई कविता माना। जो दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ 1951 में, उन लोगों ने स्वयं को क्या कहा, नई कविता वाले कहा। नई कविता के कवियों ने अपनी कविताओं में ऐसा नयापन पाया जो पूर्ववर्ती काव्यधारा में नहीं था। मतलब क्या था, कुछ नया था। स्वतंत्रता के बाद लिखी गई ऐसी कविताओं के लिए नई कविता नाम चल पड़ा, रूढ़ हो गया, जो अपनी विषय वस्तु व शिल्प दोनों स्तर पर पूर्ववर्ती काव्यधारा से प्रगतिवाद या प्रयोगवाद के विकसित रूप में भी और इन सबसे विशिष्ट भी है। मतलब इससे क्या है, विशिष्ट भी है। मतलब क्या है, जो प्रगतिवाद और प्रयोगवाद, प्रयोगवाद के आगे को क्या कहा गया, नई कविता कहा गया। नई कविता के साथ साथ नया शब्द नवीन भावबोध और नवीन प्रयोग का परिचायक है। यह नवीनता प्रयोगवादी काव्यधारा से अलग थी, विशिष्ट थी। 1953 में लक्ष्मीकांत वर्मा के संपादन में नए पत्ते एक पत्रिका का प्रकाशन हुआ। यह पत्रिका इलाहाबाद से प्रकाशित हुई थी। नए पत्ते से ही नई कविता में प्रयुक्त नयापन शब्द इसमें आया। 1953 में फरवरी के में इलाहाबाद में परिमल के द्वारा, जो परिमल एक पत्रिका निकलती थी, परिमल के द्वारा आयोजित एक गोष्ठी में तार सप्तक के कवि भारत भूषण अग्रवाल ने नई कविता, रूप विधान और वस्तु तत्व विषय पर डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने नई कविता के मुक्त छंद विषय पर अपने अपने लेख लिखे। जो लेख लिखे पढ़े, जो क्रमशः नए पत्ते मार्च 1953 एवं कल्पना 1953 में प्रकाशित हुआ। इस गोष्ठी को विवरण भी ब्रजेश्वर वर्मा द्वारा नई कविता स्रोतों के दृष्टिकोण से शीर्षक में प्रकाशित हुआ है, जिससे अस्तु परिमल गोष्ठी के विवरण से स्पष्ट है कि नई कविता का नाम 1953 में ही मान्यता प्राप्त हो चुका था। तो ये आप हम समझने का प्रयास करेंगे। जो नई कविता है उस समय जो अलग अलग प्रकार की पत्रिका निकलती थी, जैसे नए पत्ते नाम की एक पत्रिका निकलती थी, कल्पना नाम की पत्रिका निकलती थी, परिमल नाम की पत्रिका निकलती थी। ये लोग क्या करते थे, गोष्ठी करवाते थे। तो उस गोष्ठी में ऐसे विषय वस्तु वाले कविता आए जो नए थे, तो उसी को क्या नाम दिया गया, नई कविता नाम दिया गया। अब नई कविता संबंधी कुछ महत्वपूर्ण बात है कि नई कविता का नाम अज्ञेय के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है, सच्चिदानंद हीरानंद अज्ञेय द्वारा। अज्ञेय ने एक रेडियो वार्ता में इस पद का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, जो नए पत्ते पत्रिका के जनवरी फरवरी 1953 अंक में पत्रिका नई कविता शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। नई कविता का आरंभ 1954 ईस्वी में जगदीश गुप्त द्वारा संपादित नई पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है। जो नई कविता है इसका जो प्रकाशन है, जगदीश गुप्त थे एक, इन्होंने नई पत्रिका नाम का एक पत्रिका प्रकाशन किया। तो मैंने इससे पहले भी आपको बताया कि भिन्न भिन्न प्रकार की पत्रिकाएं उस समय निकला करती थी। उसमें ये सब लेख आते थे और उसी लेख में नयापन दिखता है, तो उसी को क्या कहा जाता है, नई कविता कहा जाता है। अब इसकी क्या क्या विशेषता है, क्या क्या लक्षण है, ये आपको देखना है। नई कविता प्रयोगवाद का ही विकास है, प्रयोगवाद से ही नई कविता का विकास हुआ है।
डॉक्टर शिव कुमार शर्मा कहते हैं कि ये दोनों एक ही धारा के विकास की दो अवस्थाएं हैं। 1943 से 1953 तक की कविता को जो नवीन प्रयोग हुए, नई कविता उन्हीं का परिणाम है। प्रयोगवाद उस काव्य धारा का आरंभिक अवस्था है और नई कविता उसकी विकसित अवस्था है। ठीक है, तो नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या है? तो सबसे पहला आपको पॉइंट बताना है, वो है नयापन। इसमें नयापन दिखाई देता है। किस किस में नयापन दिखाई देता है? इसमें दिखाई देता है वस्तु में, विषय वस्तु में, भाव शिल्प में और नई नई कविता में, ये सब जो है इसमें दिखाई देता है। तो नई कविता को अज्ञे ने क्या कहा है? नई राहों के अन्वेषी कहा है, जो निरंतर अपने मूल्यों में नयापन दिखाई देता है। ठीक है, ये आपको बताना है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया है मुद्रा राक्षस ने, आओ हम अतीत को भूलें और आज की अपनी रग रग के अंतर को छू लें। मतलब अतीत को छू लें, मतलब इस प्रकार से नया नया जो है लिखा जा रहा है। आज्ञा लिखते हैं, आज्ञा क्या लिखते हैं? मुक्त सिंचित मृत्तिका के वित्त में तीन टांगों पर खड़ा नवग्रीव धैर्य धन गदाहा। तो इस प्रकार से नए नए जो है शब्द गढ़ कर क्या लिखा जा रहा था? कविता लिखा जा रहा था। आ गया था पुरानी काव्य परंपरा से विच्छेद। जो पुरानी काव्य परंपरा जो चली आ रही थी, उससे इनको क्या हो गया? विच्छेद इन लोगों ने कर लिया। अब विच्छेद कर लिया तो क्या हो गया? ये कुछ नयापन इसमें दिखाई देता है। नई कविता के पुराने कवि काव्य चिंतन से अपनी असहमति जताई और नयापन लाने का इन्होंने क्या किया? प्रयास किया। आ गया था भावना के स्थान पर बौद्धिकता का प्रयोग। इसमें भावना के स्थान पर, भावना को ज़्यादा ध्यान न दे करके, भावुकता को ज़्यादा ध्यान न दे करके बौद्धिकता को ज़्यादा ध्यान दिया। पुरानी काव्य धारा में भावना को महत्वपूर्ण माना गया था। कल्पना, रोमांटिसिज्म, ये सबको माना गया था। रोमांटिसिज्म मतलब एक स्वच्छंदतावाद। और इसमें इस भाव को, इस भावना वाले भाव को हटा करके नई कविता में क्या किया? बुद्धि को प्रधानता दी गई और बौद्धिक दृष्टि से किसी सब्जेक्ट को देखा जाने लगा। जैसे देवराज कहते हैं, मेरा विशाल बुद्धि सूर्य चंद्र तारों के ताप वेग नाप रही, मेरी अतज्ञ शक्ति जल थल समीर व्योम विद्युत की चाप रही। तो इस प्रकार से कविता जो है लिखे जाने लगी। व्यक्तिवाद, व्यक्तिवाद मतलब क्या? सब्जेक्ट कैसे चुना जाता था? साहित्यकार के द्वारा खुद के व्यक्तित्व से प्रभावित वो क्या करते थे? सब्जेक्ट लिखते थे, विषय वस्तु लिखते थे अपने काव्य का। नई कविता में व्यक्तिवाद प्रखर रूप में प्रकट हुआ है। नई कविता के कवियों ने अपने जीवन के सुख दुख, खुद के जीवन के सुख दुख, हताशा निराशा, सफलता असफलता को दिखाने का प्रयास किया है। ये जो है आपको छायावाद का भी विशेषता मिलेगा, प्रगतिवाद का भी और प्रयोगवाद का भी विशेषता मिलेगा। आगे आता है यथार्थवादी दृष्टिकोण। एकदम सही सही जैसा है समाज में चल रहा है उसी को वैसा ही प्रस्तुत करना यथार्थ कहलाता है। तो इसमें यथार्थवाद कविता ये इसकी क्या है? एक विशेषता है। जैसे जगदीश गुप्त कहते हैं, इस युग में सिया राम क्षुधा काम मानव के तिमिर ग्रस्त चिंतित के भानु बिंदु, यंत्र बाहु यंत्र चरण यंत्र हृदय यंत्र बुद्धि, सब कुछ यंत्रित केवल इच्छाएं अनियुक्तित। तो इस प्रकार से कविताएं लिखी जाती थी। आधुनिकता बोध दिखाई देता है, आधुनिकता का भाव दिखाई देता है किसमें? नई कविता में। आधुनिकता का प्रभाव इसमें दिखाई देता है। जो संतरास, द्वंद्व, निराशा का भाव इस समय के कविताओं में दिखाई देता है। अनुभूति की प्रामाणिकता दिखाई देता है। लघुमानव की प्रतिष्ठा इसमें दिखाई देता है। जैसे कि सब्जेक्ट देखिए कैसे कैसे कविता लिखा जा रहा है। उठो, भारत भूषण अग्रवाल कहते हैं, उठो सोच क्या गई ज्योति का, तुम आस्था का दीप जलाओ, अंधकार की हरे ही चलो, लौ का यह छोटा सा घेरा, नई किरण का बने पावड़ा। और इसके बाद फिर आ गया था मानसल प्रेम भावना। मानसल प्रेम भावना की अभिव्यक्ति इस समय के साहित्यकार लोग करते थे। एकदम सिंपल सा है। और स्त्री पुरुष की भोग दृष्टि से नई कविताओं ने क्या किया? सब्जेक्ट को लिखा। आ गया था दूषित वृत्तियों का खुला चित्रण। मतलब एक प्रकार के दूषित वृत्ति, जो दूषित वृत्ति है उसका खुला चित्रण इन समय के कवियों ने किया है। जो सामाजिक तौर पर अश्लील माना जाता है, जिसको अच्छा नहीं माना जाता है। जैसे अनंत कुमार पाषाण कहते हैं, मेरे मन की अंधियारी कोठरी में अतृप्त आकांक्षा की वेश्या बुरी तरह खांस रही है। इस प्रकार से आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए क्या करते थे? ये लोग सब्जेक्ट लिखते थे, विषय वस्तु रचते थे। भदेश का चित्रण। भदेश मतलब नए कवियों की कविताओं में कई कुरूप असुंदर भद्दे दृश्यों का, भदेश मतलब भद्दे दृश्यों का चित्रण ये लोग करते थे। जैसे आज्ञा लिखते हैं, मूत्र सिंचित मत्रिका के वृत्त में तीन टांगों पर खड़ा तन ग्रीव धन धाय धन गधा। तो इस प्रकार से लोग लिखते हैं। आगे आता है शैलीगत प्रवृत्तियाँ क्या है? तो शैलीगत प्रवृत्तियाँ भाई, इसमें लंबे नए नए बिंब मिलेंगे, नए प्रतीक मिलेंगे, नए उपमानों का प्रयोग इसमें मिलेगा, नई शब्दावली का प्रयोग इस समय के साहित्यकार अपना करते थे। जैसे कि ऑपरेशन थिएटर थी,
अब ऑपरेशन थिएटर सब्जेक्ट जो शब्द है कहाँ से कविता में आ गया, तो ये नई कविता की देन है। जो हर काम करते हुए भी चुप है, हर काम करते हुए चुप है। देखिए, प्यार का बल्ब फ्यूज हो गया, इस प्रकार से शब्दों का प्रयोग वो लोग कर रहे हैं। मटियाली, फफूंद, ललोई, दुधारू, भुनगे, ये सब सब्जेक्ट का शब्दों का प्रयोग करते हुए क्या लिखा जा रहा है, काव्य लिखा जा रहा है। तो ये हो गया आपका प्रवृत्तियाँ। इसके बाद आता है नई कविता के साहित्यकार। अब साहित्यकार कौन कौन से हैं? पहला सच्चिदानंद हिरण्यनाथ वात्स्यायन के, इन्होंने दिनमान, प्रतीक, एवरीमैन्स, नवभारत टाइम्स, तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक जैसे पत्रिकाओं का संपादन किया। इनकी कृतियाँ हैं भग्नदूत, चिंता, इत्तलम, हरिघास पर, क्षण भर, बावरा, अहेरी, इंद्रधनु, रौंदे हुए ये, और यो, करुणा प्रभा में, आंगन के पारद्वार, कितनी नाहों में कितनी बार, सागर मुद्रा, महावृक्ष के नीचे, नदी बाकी नदी की बांक पर छाएं। इस प्रकार से इन्होंने रचनाएं लिखी हैं। गिरजा कुमार माथुर है अगला साहित्यकार। गिरजा कुमार माथुर लिखते हैं मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के धान, शिलापंख चमकीले, छाया मत छूना मन, भीतरी नदी की यात्रा, पृथ्वी कल्प, साक्षी रहे वर्तमान, ये सब इनकी रचनाएं हैं जो इस समय वो किया करते थे। आगे तो धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती ने ठंडा लोहा और 7 गीत वर्ष लिखा है। धर्मवीर भारती ने ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष लिखा, और अंधाप्रिया, अंधायुग, कनुप्रिया जैसे साहित्य इन्होंने लिखे। उच्च कोटि के इन्होंने साहित्य लिखा है। धर्म भारती की कविताओं में मुख्य रूप से उद्दाम, काम भावना, रूपा सिक्ति, स्वच्छंद विलास दिखाई देता है। आगे हैं धर्मवीर भारती के बाद जो है गजन माधव मुक्तिबोध। इनकी कविताएं आप पढ़िएगा, बहुत अच्छा ये लिखते हैं। गजन माधव मुक्तिबोध 1917 में इनका जन्म हुआ था। मुक्तिबोध अकाल्पनिक रहा, लेकिन इन्होंने फैंटेसी का प्रयोग किया है। इन्होंने अपने साहित्य में फैंटेसी का प्रयोग किया। फैंटेसी मतलब क्या है? जैसे कि आप एक छत देखते हो या कोई दीवार देखते हो, तो दीवार में ऑटोमेटिक कोई चेहरा उभर आता है, तो इस प्रकार से फैंटेसी का प्रयोग इन्होंने किया है। तो वो उनकी रचनाएं हैं। चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल बहुत प्रसिद्ध है। इनकी एक कविता अंधेरे में बहुत प्रसिद्ध है, तो आपको याद होना चाहिए। आगे आता है भारत भूषण अग्रवाल, ये साहित्यकार हैं। भारत भूषण अग्रवाल की रचनाएं हैं छवि के बंधन, जागते रहो, मुक्ति मार्ग, और प्रस्तुत मन, कागज के फूल, एक उठा हुआ हाथ, ये सब इनकी रचनाएं हैं। आगे आता है नरेश मेहता। नरेश मेहता लिखते हैं वन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, पिछले दिनों नंगे पैरों, मेरा समर्पित एकांत, उत्सव, अरण्या, संशय की एक रात, प्रार्थना पुरुष, ये सब इनकी रचनाएं हैं। आगे तक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कहते हैं काठ की घंटियां, बांस का पुल, एक सोनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग। जो कुआनो नदी, जंगल का दर्द उनकी विशेष प्रसिद्ध कृति है जो बहुत प्रसिद्ध है। आगे हैं इनका कुंवर नारायण। आगे जो साहित्यकार है इनका नाम है कुंवर नारायण। कुंवर नारायण की रचना है चक्रव्यूह, आत्मजयी, परिवेश, हम और तुम, आमने सामने, कोई दूसरा नहीं, ये इनकी रचना है। जो आत्मजयी है वो कठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर ये आधारित है। इसी प्रकार आगे शमशेर बहादुर सिंह की जब चर्चा करते हैं तो शमशेर बहादुर सिंह ने मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित थे। जिनकी रचनाएं हैं वो है चुका भी नहीं हूँ मैं इतने पास अपने, कल तुझसे होड़ मेरी, बात बोलेगी हम नहीं उदिता, ये सब इनकी क्या है रचनाएं हैं। इसी प्रकार जगदीश गुप्त की बात करते हैं तो जगदीश गुप्त जो है, जगदीश गुप्त की रचनाएं हैं नाव के पाँव, शब्ददंश, हिमबद्ध, युग्म, छंद सती, गोपा गौतम, बोधि वृक्ष, सम्मुख, ये सब इनकी रचनाएं हैं। तो ये आपके सब जो है साहित्यकार हैं, 8-10 साहित्यकार हैं। तो कम से कम 3-4 आपको साहित्यकार आपको पता होना चाहिए, 2-2 3-3 रचनाएं आपको इनका मालूम तो होना ही चाहिए। आगे आता है जो नई कविता के प्रमुख और भी बहुत प्रसिद्ध कवि है वो दुष्यंत कुमार है, नाम सुने होंगे, श्रीकांत वर्मा, मगध इन्होंने लिखा है, रघुवीर साय सीढ़ियों पर धूप में लिखा है, आत्महत्या के विरुद्ध लिखा है, देवराज है, इतिहास पुरुष लिखा है, विजय देव नारायण शाही है, राजकमल चौधरी है, रामधरस मिश्र है, धूमिल है, लीलाधर जगड़ी है, ये सब इनके और भी साहित्यकार हैं नई कविता के। आगे तो इनका मूल्यांकन देखते हैं तो वही आपका इस समय नई कविता, नई प्रवृत्ति दिखाई देती है। प्रयोगवाद के बाद फिर जो नया शिल्पगत चमत्कार दिखाई देता है इसको नई कविता के नाम से जाना जाता है। नई कविता के प्रतिनिधि कवि अज्ञे मुक्तिबोध हैं। अज्ञे मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध और आपका शमशेर बहादुर सिंह, भारत भूषण अग्रवाल, ये सब इनमें आते हैं। आगे जो आपको पढ़ना है आपके अध्याय में है, आपकी यूनिट में है, उसका नाम है साठोत्तरी कविता। अब ये साठोत्तरी कविता की बात करते हैं तो सन 1967 के बाद की कविता को साठोत्तरी कविता कहा जाता है, मतलब सन 60 के बाद। तो साठोत्तरी कविता या अकविता अपने समय की तमाम पूर्ववर्ती काव्य प्रवृत्तियों जैसे नई कविता, नवगीत, प्रगतिवादी
कविता के समानांतर चल रही थी। नई कविता, नवगीत, प्रगतिवाद के कवि जिनमें अज्ञेय, मुक्तिबोध, रघुवीर साहब, गिरजा कुमार माथुर, सरस्वतीलाल सक्सेना, धोनी भारती, त्रिलोचन, नागार्जुन इत्यादि कवि शामिल हैं। ये सभी साठोत्तरी युवा कवियों के साथ भी चल रचनाशील में दिखाई देते हैं। मतलब जितने भी कवि जो नई कविता में लिखते थे, वही जो कवि हैं वो साठोत्तरी कविता में भी समाहित हो जाते हैं, क्योंकि उस समय वो उसके बाद 1953 से 1960 तक साठोत्तरी कविता आता है। तो उस साठोत्तरी कविता में वही साहित्यकार लोग लिखेंगे, तो और कुछ कुछ नए साहित्यकार आते हैं, उसको आगे देखेंगे। तो साठोत्तरी कविता की पृष्ठभूमि पर चेक करते हैं। तो साठोत्तरी कविता शुद्ध कविता, सहज कविता, ताजी कविता, सपाट कविता, युत्सु कविता, बीटनिक कविता, आक्रोशित कविता, स्वीकृत कविता इत्यादि तमाम पूर्ववर्ती काव्यधारा की प्रवृत्तियों का एक साथ मौजूद है। मतलब ये आप ये सिंपल सा समझ में नहीं आ रहा होगा तो इतना ही समझना है कि साठोत्तरी कविता सन 1960 के बाद की कविता जो लिखी गई हिंदी साहित्य में, उसको साठोत्तरी कविता कहा जाता है। इसके कवि जो हैं कौन कौन है? राजकमल चौधरी है, धूमिल है, जगदीश चतुर्वेदी है, कैलाश बाजपेयी है, चंद्रकेन देवताले है, कुमारेंद्र पारसनाथ सिंह है, कुमार विकल है, श्याम परमार है, नरेंद्र धीर है, नर्मदा प्रसाद त्रिपाठी है, मोना गुलाटी है। ये सब साहित्यकार हैं। इन्होंने आज़ादी के बाद 20 वर्षों के कड़वा अनुभव, आज़ादी के पश्चात जो नए नए अनुभव जो दिखाई दिया, राजनीति का छद्म, मध्यम वर्ग की पीड़ा, ये सबको केंद्रीय विषय बना करके इन्होंने क्या लिखा है, सब्जेक्ट लिखा है। जो स्वतंत्रोत्तर भारत, स्वतंत्रता के बाद का जो भारत है, उसको इन्होंने दिखाने का प्रयास किया है। साठोत्तरी कविता में स्वतंत्र भारत की राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति का भरपूर अभिव्यक्ति इसमें किया गया है। आगे इसमें चर्चा करते हैं। तो इसमें कौन कौन क्या क्या विशेषता है? तो क्या क्या विशेषता? तो पहला विशेषता आपको मिलेगा परंपरागत तत्वों का अस्वीकृति। परंपरागत तत्वों की अस्वीकृति इसमें दिखाई देता है। और इसमें धर्म, संस्कृति, राष्ट्र, समाज के संबंधित सभी परंपरागत धारणाओं का इन्होंने क्या किया है? बहिष्कार किया है। ये आप देख सकते हैं, इसका एग्जाम्पल है। इसके बाद उच्छृंखल भोगवाद। उच्छृंखल मतलब क्या होता है? उच्छृंखलता किसको कहा जाता है? स्वतंत्रता। स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं, मतलब ऐसा काम जो किसी दूसरे को नुकसान न पहुंचाए। लेकिन उच्छृंखलता का मतलब क्या होता है? स्वतंत्रता के और आगे आप बढ़ने की जब प्रयास करते हैं, उच्छृंखलता कहा जाता है। स्वतंत्रता के और आगे साठोत्तरी कविता अथवा अकविता की प्रमुख प्रवृत्तियां नग्न यौनवाद, उच्छृंखलता, भोगवाद, अवस्थता, अस्वाभाविक काम चेष्टाओं का चित्रण इसमें कविताओं में दिखाई देता है। और जैसे कि ये इतना ही नहीं, मरी हुई स्त्री, पशुओं के साथ भी काम वासना की तृप्त वृत्ति को उचित ठहराते हैं। मतलब ऐसे सब्जेक्ट कई लोगों ने क्या किया है? प्रयोग किया है। आगे है तीसरा नंबर का पॉइंट है मानवता के महानाश की कामना। मानवता के महानाश की कामना इस समय के साहित्यकार के कविताओं के सब्जेक्ट में दिखाई देता है। कविता काव्यधारा के कवियों ने, मतलब साठोत्तरी कविता के कवियों ने आपको उन्मुक्त भोग पर जीवन को अंतिम क्षण मानते हुए इन्होंने क्या किया है? मानवता के महानाश और स्वयं के विनाश की कामना की है। मुझे नहीं आकांक्षा किसी के जीवन की मृत्यु की काली और सपाट आंखों में देखते हुए हत्याएं करूंगी और अपनी आत्महत्या प्रतिशोध की अंधी गलियों में दौड़ते हुए और भागते हुए। ऐसे सब्जेक्ट इन्होंने क्या करते थे? लिखते थे। लोकतंत्र का विरोध दिखाई देता है। लोकतंत्र का सपोर्ट नहीं करते इस समय के साठोत्तरी कविता में। चूँकि जब हमको आज़ादी मिला 1947 में, उसके बाद जो सब्जेक्ट जो जैसा कंडीशन रहा भारत का, उस हिसाब से इनको लोकतंत्र का पर से विश्वास उठ गया था, जिसके माध्यम से ये लोग ने क्या किया है? इसका विरोध किया है। आदमी को इस लोकतंत्री सरकार से अलग हो जाना चाहिए, चले जाना चाहिए। कस्साबों, गांजा खोर, साधुओं, भिखमंगों, अफीम मची, इस प्रकार से आपको क्या करना है? बताना है। आगे है कविता के प्रति हीनता का भाव। इस समय के साहित्यकारों में कविता के प्रति हीनता का भाव दिखाई देता है। और आगे तो विशेषता है वर्तमान व्यवस्था और कुसंगतियों का चित्रण। वर्तमान की जो व्यवस्था है, कुसंगतियों का चित्रण है, उसमें उसका भी चित्रण इस समय के साहित्यकारों ने किया है। जैसे बेकारी, महंगाई और आपका स्वतंत्र भारत के जो स्थितियां हैं, उसका सबका चित्रण इस समय के साहित्यकारों ने दिखा दिया है। जैसे कि एग्जाम्पल है, भूख से भरा हुआ आदमी इस मौसम का सबसे दिलचस्प विज्ञापन है और गाय सबसे सटीक नारा है। इस प्रकार से साहित्य लेखन नई कविताओं के द्वारा किया गया था। अब ये जो इस समय के साहित्यकार कौन कौन हैं? तो साहित्यकार हैं आपके जगदीश चतुर्वेदी, श्याम परमार, कैलाश बाजपेयी, नरेंद्र धीर, धूमिल, राजकमल चौधरी, रमेश गौड़, राजीव सक्सेना, गंगा प्रसाद विमल, मोना गुलाटी की कविताएं आपको इससे पहले दिखा, मणिका मोहिनी, ये सब जो है क्या है? साहित्यकार हैं जिन्होंने साठोत्तरी कविता में
अपने साहित्य को योगदान दिया। तो साठोत्तरी कविता का आंदोलन 1967 के बाद का काव्य आंदोलन कहा जा सकता है। मतलब 1960 और 1967, ये जो 7 साल में और छोटी छोटी काव्य धारा चली, जिसको आपके पाठ्यक्रम में नहीं रखा गया, लेकिन फिर भी यदि अगर आप साठोत्तरी कविता को 1960 के बाद की कविता यदि अगर स्वीकार करोगे तो भी वो आपको सही माना जाएगा। तो 1960 के बाद, 1960 के बाद या 1967 के बाद इसमें नई कविता, नवगीत, प्रयुक्तिवादी आंदोलन की प्रवृत्तियां भी इसमें क्या है, शामिल है। साठोत्तरी कविता जो है इसमें कई महत्वपूर्ण विशेषता है, जैसे मोहभंग, ये नया विशेषता आपको मिलेगा। परंपराओं का विरोध, पूर्ववर्ती कायदों, भ्रष्ट राजनीति, लोकतंत्र के प्रति मोह, यह मोहभंग साठोत्तरी कविता आंदोलन में क्या हुआ है, प्रकट हुआ है। साठोत्तरी कविता आंदोलन के बाद 80 के दशक में समकालीन कविता का जो साठोत्तरी कविता है, इस साठोत्तरी कविता के बाद क्या आता है, 80 के दशक के बाद समकालीन कविता आता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही।